आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे पंचवटी शीर्षक पाठ, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। और इस पाठ का आज का जो पद्यांश है 7 नंबर का पद्यांश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आमियता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। इस पद्यांश का हम आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे, और इसकी इतनी आसान हम आपको व्याख्या बताएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और यदि आपने इसके पहले इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं, पद्यांश संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन सभी से रिलेटेड वीडियो आपने न देखा हो, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने प्रत्येक पद्यांश का अलग अलग संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। आप जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं, अपनी बोर्ड परीक्षा की और अपनी आगामी अर्धवार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आप इस पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पद्यांश के प्रथम के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से आपको लिख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, सरल तरल जिन तुहिन, और अंतिम के शब्द भी यहाँ पर लिखे हुए मैंने लिख रखे हैं, भाव से सेती है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ, और क्या हो जाएगा संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है या अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। और पद्यांश का संदर्भ लिखते समय आप ध्यान क्या देंगे, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित, हिंदी काव्य आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, कवि अथवा रचयिता का नाम भी आपको किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। साथ ही पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है या अवतरित है, और पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो संदर्भ लिखते समय आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से अवतरित है या उद्धृत है। बिल्कुल आसान सा संदर्भ है, शायद इससे आसान संदर्भ आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो आप इस संदर्भ को ध्यान कर लीजिए, और यही संदर्भ आप मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ के किसी भी पद्यांश के अंतर्गत लिख सकते हैं। संदर्भ में कोई भी बदलाव नहीं किया जाए तो भी अच्छा है। और मैथिली शरण गुप्त जी इस पाठ के रचयिता हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अर्थात राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को। अब हेडिंग डालना है आपको प्रसंग। प्रसंग क्या होता है, जो पद्यांश के अंतर्गत जिसके बारे में वर्णन किया गया हो, यानी पद्यांश में जिसके विषय में बताया गया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखा जाएगा, पंचवटी में लक्ष्मण शिला पर विराजमान हो प्रकृति के रूप और उनके व्यवहार के संबंध में सोच रहे हैं, और वह कहते हैं, क्या कहते हैं, पंचवटी में लक्ष्मण
पत्थर पर बैठे हुए हैं और वह प्रकृति के रूप और उनके व्यवहार यानी प्रकृति का जो रूप है तथा प्रकृति कैसा व्यवहार कर रही है उसके बारे में सोच रहे हैं। और वह क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं आपको सरल व्याख्या बताऊंगा। तो सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आम्यता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि कभी तो प्रकृति पृथ्वी पर जिन ओस कणों से हंसती और प्रसन्न होती सी प्रतीत होती है और उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से वह हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय हो कष्टों से व्यथित होकर रुदन करती सी प्रतीत होती है। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि कभी ऐसा लगता है कि प्रकृति पृथ्वी पर पड़े हुए ओस कणों के कारण हंसती और मुस्कुराती नजर आती है, लेकिन कभी क्या होता है कि उन्हीं ओस कणों के माध्यम से वह हमारे अत्यंत ही निकट अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय हो कष्टों से व्यथित होकर रुदन करती यानी रोती हुई सी प्रतीत होती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि प्रकृति का शासन भी कठोर है। क्यों? क्योंकि यह हमारी अज्ञात भूलों पर भी हमें निर्दयता के साथ कठोर दंड देती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। प्रकृति का शासन बड़ा ही कठोर है, क्योंकि जब हम कभी अनजान में भूल कर देते हैं तो यह हमें बड़ा कठोर दंड देती है। और पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, परंतु दूसरी ओर वृद्धों की भी दयापूर्ण भाव से रक्षा करती है। अर्थात जो वृद्ध पुरुष हैं उनको बच्चों के समान जिस प्रकार से कोई बच्चों पर दया और उनकी रक्षा करता है, तो उसी के समान प्रकृति भी वृद्धों पर दया करती है और उनकी रक्षा करती है। तो इस पद्यांश की व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आम्यता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, व्याख्या आपको इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से। और क्या हो जाएगी व्याख्या, कभी तो प्रकृति ऐसी लगती है कि जो धरती पर ओस के कण पड़े हुए हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति क्या कर रही हो, हंस रही हो यानी प्रसन्न हो और मुस्कुरा रही हो, परंतु उन्हीं ओस कणों के माध्यम से वह हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय हो कष्टों से व्यथित होकर रुदन करती सी प्रतीत होती है। और उन्हीं ओस कणों के द्वारा ही वह हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय हो कष्टों से व्यथित होकर रुदन करती सी प्रतीत होती है, अर्थात रोती हुई सी मालूम पड़ती है। और आगे क्या हो जाएगी व्याख्या, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। क्या हो जाएगी व्याख्या कि अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, अर्थात जब हमसे कोई अनजानी में गलती हो जाती है, अर्थात प्रकृति का शासन भी बड़ा कठोर है। प्रकृति का शासन कैसा है, बड़ा कठोर है। यह हमारी अज्ञात भूलों पर भी हमें निर्दयता के साथ कठोर दंड देती है। जब हम अनजाने में कोई गलती कर देते हैं तो यह हमें बड़ी निर्दयता के साथ बड़ा ही कठोर दंड देती है। और आगे क्या हो जाएगी व्याख्या पद्यांश की, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, परंतु दूसरी ओर वृद्धों की भी दयापूर्ण भाव से रक्षा करती है। परंतु यह जो प्रकृति है दूसरी ओर वृद्धों की यानी बड़े बुजुर्गों की बच्चों के समान, जिस प्रकार से कोई बच्चों की
रक्षा करता है, उन पर दया करता है, ठीक उसी के समान बड़ों और वृद्धों पर प्रकृति दया और रक्षा करती है, दया भाव से रक्षा करती है। बिल्कुल आसान सी व्याख्या है, बिल्कुल आसान सा संदर्भ मैंने बताया और बिल्कुल आसान सा प्रसंग है। आपको अब मैं बता दूं कि आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। इस तरीके से आपको काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालना है और यहाँ पर प्रकृति मानव की सहचरी है। इस पद्यांश के द्वारा बताया गया है कि प्रकृति मानव की सहचरी है, अर्थात प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है और प्रकृति यदि नष्ट हो जाए तो मनुष्य भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति ही ऐसी वह चीज है जो मानव के साथ साथ चलती है और मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्रकृति के कारण ही है और प्रकृति पर ही निर्भर है। अगला बिंदु है भाषा। तो इस पद्यांश की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ के जितने भी पद्यांश हैं, इन सभी पद्यांशों की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। यह चीज आप ध्यान रखेंगे। और अगला बिंदु है रस। तो इस पद्यांश के अंतर्गत अद्भुत रस देखने को मिलता है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है तथा उपमा अलंकार है। तो कुछ इस तरीके से आप इस पद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं और अपने नंबर अच्छे से अर्जित कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, अपनी नोट्स जरूर बनाएं। और यदि आपने कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ, मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ और रहीम जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ, साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक पाठ से रिलेटेड वीडियो न देखे हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर देख लें और साथ ही अपनी नोट्स भी बनाते रहें, अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।